morning students, how are you? Fine. We have done up to chapter 16. Now we are going to start a new lesson, that is stars and the solar system. सबसे पहले तो स्टार्स, हैविंग स्टार्स, आप जब रात को क्लियर नाइट है व्हेन देयर इज नो क्लाउड और अंधेरी रात ज़्यादा नहीं है तो यू कैन सी मैनी स्टार्स। हैव यू सीन? बहुत सारे स्टार्स को हम देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टार्स के अलावा हमें इसमें क्या नज़र आता है? मून, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे भी हम किसी क्लियर नाइट में अगर हम नाइट देखें तो वी कैन सी ब्राइट लाइट, ठीक है। और ये इसके अलावा स्टार्स, सन तो रात में नहीं देखते हम, लेकिन मून, एंड यू कैन से मून इज द वेरी ल्यूमिनस पार्ट, बट moon is not a luminous body because it reflect back the light of sun and then show its light। तो ये जो सन की लाइट है उसको ये रिफ्लेक्ट बैक करता है और इस वजह से हमें ये चमकता हुआ नज़र आता है। अदरवाइज मून इज़ अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी, ठीक है। अब हमें क्या क्या नज़र आता है? स्टार, आप यही कहोगे स्टार मून, इसके अलावा आपको कुछ नज़र आता नहीं। लेकिन क्या हमारे स्काई में सिर्फ मून और स्टार ही है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो स्काई है उसमें सिर्फ मून और स्टार नहीं है, इट हैव मैनी बॉडीज। जैसे ये मून है या प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो हमारे स्काई में प्रेजेंट है, जैसे कि प्लैनेट है, ठीक है। प्लेनेट के अलावा हमारे जैसे ये प्लेनेट, स्टार्स, मून, ठीक है। और इसके अलावा हमारा क्या होता है? प्लेनेट, स्टार, मून और ये सैटेलाइट, दे और कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सोलर सिस्टम क्या होता है। अभी मैंने लिखा ना पर सोलर सिस्टम, सोलर, यू नो सोलर इज रिलेटेड टू सन, मतलब सन से जो हमारा रिलेटेड है सोलर सिस्टम। अब आपको पता है सन के अराउंड 4 प्लेनेट हैं, जो कि सन के अराउंड 8 प्लेनेट हैं जो कि इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। आपको पता है 8 प्लेनेट्स आर देयर। इसके अलावा मून, हाँ, और आपके सैटेलाइट्स, ये सब हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है। तो सन एंड इट्स प्लैनेट्स, इट्स सैटेलाइट्स, दे फॉर्म द सोलर सिस्टम। और जो हमारे मून, प्लैनेट और ये आपके सन हैं, दे फॉर्म द सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी मीन्स द बॉडी दैट आर प्रेजेंट इन स्काई, ठीक है बच्चों। अब स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमिना, मतलब जो भी हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं उनको अगर हम स्टडी करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की बॉडी और सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी और इससे रिलेटेड जो भी फिनोमिना होते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। और जो साइंटिस्ट होते हैं इससे रिलेटेड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉट्स। आपने पढ़ा होगा ना, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, दे गो इन स्पेस। तो ये हमारे कौन थे? ये सुनीता विलियम, दे आर एस्ट्रोनॉट्स, मतलब ये हमारे स्पेस में गए, इन्होंने स्पेस स्टडी को स्टडी की, मतलब स्पेस सिस्टम को स्टडी किया और इसमें हमें बहुत सी थ्योरीज दी हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमी। अब देखो, इन एंशिएंट इंडियन अवर एंसेस्टर परफॉर्म मैथमेटिकली ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्काई, द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली एडवांस फॉर देयर टाइम। जैसे पहले टाइम में ज़्यादा एडवांस थी, अब इतनी एडवांस नहीं है, लेकिन हमें उसके बारे में हम जो जिनको पता था वो तो, जैसे आजकल तो नेट है, सब है, तो एकदम से स्प्रेड हो जाता है, उस टाइम ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता था। तो पैसेज ऑफ सन, स्टार्स, मून एंड प्लैनेट इन द स्काई हेल्प देम टू डिसीव कैलेंडर एंड ये एलिमेंट्स। अब क्या होता है, जैसे हम कहते थे ना कि इस दिन अमावस होगी, इस दिन पूर्णिमा होगी, तो ये सब किस पे बेस था? ऑन द बेस ऑफ मून, सन और प्लेनेट, इन सब पे बेस था। और अगर आपको पता है कि कुछ बच्चे, आपको अगर नॉलेज है तो जन्म कुंडली या जन्म पत्री बनवाते हैं, ये भी क्या होता है? हमारा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। देखते हैं पंडित जी उस टाइम की कौन सा जो
आपका प्लेनेट है किस उसमें था, प्लेनेट की मतलब प्लेनेट किस उसमें था, उस पर प्लेनेट की पोजीशन क्या थी। तो एक तरह से मैथमेटिकली स्टडी थी ये कि उस टाइम ये ग्रह यहाँ था, वो ग्रह वहाँ था, सन इसमें था, तो इसके अकॉर्डिंग ही वो कुंडली बनाते हैं। ठीक है, तो देयर आर ऑफन यूज बाय पीपल टू देयर डे बाय डे कंडक्ट एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट और रेनफॉल के बारे में भी एकदम से बता देते थे। जैसे उन्होंने आसमान को देखा, स्काई को देखा और देखा कि अगर ब्लैक क्लाउड है तो इट में रेन टुडे। तो उसके आजकल भी हमें नेट से पता लग जाता है कि आज बारिश होगी, सनी डे होगा या रेनी डे होगा, या देर में भी स्टॉर्म इन द सी। तो इसके बारे में सब पता लग जाता है। तो ये क्या है, मतलब ये एक तरह से उसकी स्टडी पे ही बेस है। अब इसके बाद हमारा है सबसे पहले सेलेस्टियल बॉडी, मून। सबको मून के बारे में पता है, कोई ऐसा बच्चा होगा नहीं जिसने मून को ना देखा हो। पहले जो हमारे फोर फादर्स थे वो क्या कहा करते थे कि जब चांद पे जैसे भी कई बार कुछ ब्लैक शेडो या कुछ नज़र आता है तो हमारे फोर फादर्स कहते थे कि बुढ़िया चरखा काट रही है। हालांकि अब ये प्रूव हो चुका है, ना तो चांद पे कोई बुढ़िया है और ना ही वो चरखा काट रही है। चांद पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे फेजेस ऑफ मून। क्या है हमारा फेजेस ऑफ मून। मून हमें नजर आता है, आपने देखा है हर रोज? क्या हर रोज मून आपका राउंड होता है? नहीं ना। तो मून जो है इट्स शो वेरियस शेप्स ऑफ, मतलब ये शेप वेरियस शेप ऑफ ब्राइट पार्ट, मतलब कुछ पार्ट जो है हमें ब्राइट नज़र आता है, कुछ हमें ब्लैक नज़र आता है। तो ब्राइट और ब्लैक पार्ट जो ब्राइट पार्ट है वो तो हमें दिखाई देगा और जो ब्लैक है वो हमें नज़र नहीं आएगा। तो इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो दीज शेप्स आर कॉल्ड एज फेजेस ऑफ मून। द वेरियस शेप ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ मून एट सीन ड्यूरिंग अ मंथ इज कॉल्ड एज फेजेस ऑफ मून। ठीक है, तो मून जो है आपको पता है कि आपको कभी कभी आपको पूरा मून दिखाई देता है इस तरह से, मतलब जरा भी इसमें ये आपका एक ब्राइट पार्ट है, कभी कभी आपको पूरा मून दिखाई देता है, देन इट इज कॉल्ड एज फुल मून। कभी इस तरह से मतलब 3/4 मून आपको नजर आता है, थोड़ा पार्ट है जो आपको नजर नहीं आता और ज़्यादातर पार्ट आपको नजर आता है। तो ये आपका एक मून की फेज है। कभी कभी आपको हाफ मून नजर आता है जस्ट लाइक दिस, ये आपका हाफ मून है। और कभी कभी क्रेसेंट शेप में नजर आता है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्रेसेंट मून। तो इस तरह से मून की डिफरेंट शेप होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज अमावस्या है और आज हमें मून नजर नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट डे हमें हल्का सा इस टाइप से नजर आएगा ना बेटा, तो हल्का सा हमें इस टाइप से नजर आएगा। नेक्स्ट डे जो हमें इससे थोड़ा और ज़्यादा नजर आएगा, ठीक है, और उससे नेक्स्ट डे जो और ज़्यादा नजर आएगा। तो इस तरह से हमारा जो ये है, जो इसका साइज है ब्राइट पार्ट वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा होता है मतलब फेजेस ऑफ मून। अब जिस दिन हमें चांद नजर ना आए, द मून इज नॉट अवेलेबल एट ऑल, तो उसको हम बोलते हैं न्यू मून डे, यानी कि जो हमारा मून है वो हमें नजर ही नहीं आ रहा, तो दैट इज कॉल्ड एज न्यू मून डे। ठीक है, और जिस दिन हमें चांद पूरा नजर आए तो होता है फुल मून डे। तो इस तरह से अपनी वो डिफरेंट शेप्स दिखाता है। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे हमारे फेस्टिवल हैं दैट इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ मून। जैसे गुरु नानक बर्थडे आज सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे, उनका बर्थडे हमेशा कार्तिक महीने में फुल मून डे पे मनाया जाता है। महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन 39th ऑफ वेनिंग मून। ईद उल फितर इज ऑब्जर्व ऑन द डे फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ क्रेसेंट मून। ठीक है, अब टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून एंड नेक्स्ट फुल मून, जैसे हमारा न्यू मून डे और फुल मून डे, इनके बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो आपका कितना होता है 29 डेज, वो आपका 29 डेज का है। द टाइम पीरियड बिटवीन फुल मून डे एंड न्यू मून डे दैट इज 29 डे। क्लियर हुआ बच्चों? अब इसके बाद आपकी उसमें एक एक्टिविटी दी हुई है कि हमने क्या करना है, एक बिग बॉल और पिक्चर लेनी है, उसको हमने हाफ को वाइट से कवर करना और हाफ को ब्लैक से। ठीक है, अब किसी हम प्लेग्राउंड में जाएंगे
2 या 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स के, मतलब कोई भी 2 फ्रेंड्स ले जाओ और हम प्लेग्राउंड में जाएंगे और वहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उस सर्कल का रेडियस कितना होना चाहिए 2 मीटर। अब इसके बाद सर्कल को हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर देना। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद स्टैंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, हमें कहाँ खड़ा होना है? स्टैंड के सर्कल में। आस्क ए फ्रेंड टू होल्ड अ बॉल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सर्कल, और अपने फ्रेंड को कहो कि वो उसके जो बॉल है उसको डिफरेंट पॉइंट, सर्कल के डिफरेंट पॉइंट पे आप होल्ड करें। ठीक है। अब वाइट पोर्शन जो है वो हमेशा सन की तरफ रखें और जो दूसरा पोर्शन है वो थोड़ा उससे दूर रखें। तो इस तरह से ये एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे और इस एक्टिविटी को हमें कोशिश करनी चाहिए कि आफ्टरनून में ही परफॉर्म करें। तो जब हम आफ्टरनून में इसे देखेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा इसमें चमकदार नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम सनलाइट बहुत तेज़ होती है। ठीक है। और जैसे जैसे टाइम जो हमारा बीतेगा तो इसके बाद हमारा जो है वो हमें ब्लैक ज़्यादा नजर आएगी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, इस शेप को हम वाइट पोर्शन और उसका जो शेप है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं और ड्रॉ करने के बाद वी कैन सी द डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। मतलब इस एक्टिविटी से हमें पता लग जाता है कि फेजेस ऑफ मून क्या है। अब मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ, तो इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो प्लेनेट के चारों तरफ घूमते हैं, तो जो अर्थ है वो प्लेनेट है, तो मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और अर्थ अलॉन्ग विद मून रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि इसकी रिलेटिव पोजीशन क्या है। जैसे पहले सन है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है और अर्थ के चारों तरफ हमारा क्या घूम रहा है? मून। ठीक है। तो ये द साइज ऑफ, अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इन अंडरलाइन कर लो, साइज ऑफ इल्यूमिनेटिव पार्ट ऑफ मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीज ईच डे आफ्टर अ न्यू मून डे। आफ्टर द फुल मून डे द सनलिट पार्ट ऑफ मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीज इन एवरी डे। क्या होता है कि जैसे फुल मून डे है या आपका न्यू मून डे, इसके बाद जो मून का साइज है हमेशा इंक्रीज होता जाएगा और जब फुल मून डे मतलब तब तक इंक्रीज होगा जब तक फुल मून डे आए, और फुल मून डे के बाद क्या होगा? ये लगातार डिक्रीज होगा। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे द मून सरफेस। अब मून का हमारा सरफेस क्या है? तो मून जो है, वैसे तो इस पे बहुत सारी पोएम लिखी गई हैं, बहुत सारी स्टोरीज बनी हैं, लेकिन अगर हम इसके सरफेस की बात करें, क्योंकि आपको पता है इन 1969 21 जुलाई 1969 तो इंडियन एस्ट्रोनॉट था दैट लैंड ऑन द मून एंड हिज नेम वाज 69 में तो बेटा अमेरिकन वो था, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले मून के सरफेस पे अपना, मतलब जैसे कहते हैं ना, ही लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। और इंडिया में भी राकेश शर्मा इन 1984 अप्रैल 1984 वो कहाँ गए थे? वो भी मून पे गए थे। मतलब इंडियन जो है हमारे सिर्फ राकेश शर्मा गए थे और जो ये आपके अमेरिकन है वो गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपने पढ़ा भी होगा, जीके में भी पढ़ा होगा। तो मून जो है, अब बता दिए कि व्हेन एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून दे फाउंड द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। मीन्स कि इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट है और वो उपजाऊ नहीं है, जरा भी इसमें फर्टिलिटी नहीं है। देर आर मैनी क्रेटर्स, क्रेटर होता है गड्ढे, मतलब वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं। और क्रेटर जो है इनके डिफरेंट साइज़ है, ये नहीं कि एक ही साइज़ के, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो क्रेटर जो है वो डिफरेंट साइज़ के हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चट्टानें हैं, मतलब स्टीप यानी कि बहुत सीधी खड़ी रॉक्स हैं और बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन है। ठीक है। तो सम ऑफ दीज आर एज हाई इज द माउंटेन्स, और कुछ तो इतने बड़े हैं कि जो हमारे अर्थ के माउंटेन है उनसे भी बड़े। एक बात बताओ बेटा, जैसे हम अर्थ है, अगर हम डायग्राम में देखें छोटी सी नज़र आती है, मून है वो भी हमें बहुत छोटा सा नज़र आता है, लेकिन वाकई में वो इतना छोटा नहीं है। उस पर माउंटेन्स भी हैं, रॉक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी मून पे हैं। इसके अलावा मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। जैसे हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर क्या है?
ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर जो है हमारी अर्थ पे तो है, वही तभी हम सर्वाइव कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन मून पे हमारा कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर होने के साथ साथ इस पे वाटर भी नहीं है। तो बताओ क्या हम वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं? क्योंकि ना तो वहाँ वाटर है और ना वहाँ पे एटमॉस्फेयर है। तो इसी वजह से अभी तक तो लाइफ जो है मून पे पॉसिबल नहीं हुई है। ठीक है। दूसरा, अगर हम मून पे चले जाएं तो वहाँ पे क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड यू नो साउंड नीड अ मीडियम टू प्रोपेगेट। तो इसी वजह से अगर हम मून पे चले जाएं तो हम आपस में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर तो है नहीं, वहाँ पे एयर तो है नहीं, वाटर भी नहीं है। तो किस मीडियम में हमारी साउंड प्रोपेगेट करेगी? तो हम वहाँ पे बोल तो हम लेंगे लेकिन हमारी बात कोई सुन नहीं पाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्टार जो है आप देखते ही हैं। स्टार्स के बारे में मैं आपको कॉन्स्टिलेशन, स्टार्स, ये सारा बताऊंगी कि किस कॉन्स्टिलेशन में कौन सा स्टार है और स्टार कैसे होते हैं। इसके बाद आपको 8 प्लेनेट, आप कहोगे कि मैम प्लेनेट शायद 9 थे, पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन 2006 तक हम कहते थे कि 9 प्लेनेट है इन द सोलर सिस्टम। लेकिन जो प्लूटो है, इट वाज द फारेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। जो प्लूटो था वो सबसे दूर था, और इन 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी IAA अडोप्टेड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लेनेट। और जो उन्होंने डेफिनेशन दी थी, जो प्लूटो है डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन, वो शर्तें प्लूटो पूरा नहीं करता था। इसी वजह से इट इज़ नो लॉन्गर अ प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। मीन्स कि पहले हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट थे? 9। लेकिन 2006 में जब साइंटिस्ट ने दोबारा स्टडी की, उन्होंने देखा कि प्लूटो वो कंडीशन पूरी नहीं करता जो कि एक प्लेनेट की होनी चाहिए। तो अब प्लूटो जो है वो हमारा प्लेनेट नहीं है, इसको अब हम प्लेनेट नहीं कहते। प्लेनेट जो है 8 प्लेनेट्स के बारे में बताऊंगी कि कौन सा प्लेनेट कैसा है, कितनी दूर है। ठीक है। और इसके बाद आपको मैंने करवाना है कोमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ये सब चीज़ें बेटा मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक पढ़ना है। अभी जस्ट मैंने आज मून के बारे में करवाया, मून और सरफेस ऑफ मून, तो इसके बारे में बेटा अच्छी तरह से पढ़ लेना ताकि फिर आगे हम, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो हमें यूनिवर्स के बारे में पता लग रहा है कि हमारा यूनिवर्स कैसा है, हमारा स्पेस कैसा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जब इसे पढ़ोगे बहुत इंजॉय करोगे। ओके बच्चों, टेक केयर।